हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। स्टूडेंट्स, आज अपन अपने टारगेट बेच का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले मेजरमेंट एंड एरर। तो स्टूडेंट्स, अगर अपन लेक्चर नंबर 1 और 2 की बात करें तो इसके अंदर अपन यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला जो पोर्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी होते और मैंने आपको मॉड्यूल सोल्व करने के लिए भी बोला था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सोल्व किया भी होगा। ठीक है ना। और जो भी आपकी डाउट्स आती है वो आप इंस्टीट्यूट में भेजते रहें, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उसका मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक अपन किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि सारे के सारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है और शून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे मान के लिखा 1 2 3 4 या 1.234, इसके अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे बताओ? 4। इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी कोई जीरो नहीं है, इसमें भी कोई जीरो नहीं है, तो डायरेक्टली काउंट कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड की। दूसरा रूल क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जो जीरो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद में इसके अंदर अपन 1 पॉइंट या 1023 और इसके बाद में इसके अंदर 1.023। तो यहाँ पे देवदान से इसके अंदर भी देवदान से ये जीरो आ रहा है, बट इसके इधर भी नॉन जीरो है और इसके इधर भी नॉन जीरो है। इस जीरो की इधर भी नॉन जीरो और इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने देंगे? 4। और इसके अंदर भी आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने देंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात होगी। तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जो जीरो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको सारे के सारे रूल समझा रहा हूँ। इसके बाद इसका थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल, तीसरा रूल अब अपन बात करते हैं जो दशमलव वाली संख्या होती है उनके लिए अपन बात करते हैं। तो दशमलव वाली संख्या में ध्यान से देखना, देखो जैसे एक तो होती है संख्या 1 से छोटी और एक होती है 1 से बड़ी। सबसे पहले अपन 1 से छोटी संख्याओं की बात करते हैं। तो जैसे मान के इसलिएगा 0.05020। इसको गौर से देख लेना भाई। ठीक है ना, ये 1 से छोटी संख्या है। तो 1 से छोटी संख्या के अंदर आपको इधर से चलना है। इधर से चलते 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 सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट तक आना है आपको। नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी आ रही है आपके पास? ये आ रही है, ये। ठीक है ना, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ही आ गई। अब इसके इधर वाली जो संख्याएं होती है उनको तो अपन काउंट नहीं करते हैं, और इसके इधर वाले जितने भी जीरो नॉन जीरो सब होते हैं उनको अपन काउंट करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने देंगे आपके पास में? 5। तो क्या नियम क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, देखो रूल क्या है। रूल ये हो जाएगी कि 1 से छोटी संख्या में आपके पास में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो होते हैं उनको आपको कंसीडर नहीं करना है, इनको कंसीडर नहीं करना। और राइट हैंड साइड में जितने भी जीरो नॉन जीरो होते हैं सबको आपको काउंट करना है। अब ये जीरो तो दो नॉन जीरो के बीच में आ गया, इसको तो काउंट करना भी है, और साथ में ये जो 2 जीरो है इनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो ऐसा अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान के चलिएगा 0.003200। इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो कौन से जीरो, ये 2 जीरो है ये काउंट नहीं होंगे, और ये 2 जीरो है ये काउंट होंगे। 1 2 3 4। तो इसके अंदर आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने बन जाएंगे आपके पास में? 4 बन जाएंगे। ये थर्ड रूल था। इसके बाद चलो इसका फोर्थ रूल देखते हैं, वो था 1 से बड़ी संख्याओं के लिए। तो 1 से बड़ी संख्याओं में देवदान से 1 से बड़ी संख्याओं के अंदर जैसे 1.2300, 1.0230, इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। तो ये इसके अंदर डेसिमल आ रहा है, तो इसके अंदर ये दोनों जीरो ना दशमलव के बाद में आ रहे हैं, इन दोनों को काउंट करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने देंगे? 5।
और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो ये भी 10 के बाद में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने देंगे आपके पास में, 5 हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि 10 के बाद में ये 0 आ रहा है तो ये भी काउंट होगा, और ये 0 आ रहा है तो ये भी काउंट होगा। अगर यहाँ पे इस 1 की जगह 0 होता तो फिर ये काउंट नहीं होता, ये पीछे वाला रूल हो गया। बट ये तो संख्या 1 से बड़ी हो गई ना, तो इसके लिए नियम ही दूसरा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला नियम अपन देखते हैं, 5वां नियम। जैसे बिना दशमलव वाली संख्या आपके पास 1 2 3 0 0, या इसके बाद 5 0 6 0 1 0 0। इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर जो पीछे वाले 0 होते हैं उनको आपको काउंट नहीं करना, ट्रेलिंग 0 जिनको अपन बोलते हैं। तो लास्ट वाले दोनों 0 इनको आपको कंसिडर नहीं करना है। इसके अंदर भी लास्ट वाले दोनों 0 को कंसिडर नहीं करना। तो 1 2 3, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना देंगे आपके पास, 3। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना देंगे, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितना देंगे, 5। यानी इन लास्ट वाले 0 को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद सुनो ध्यान से देखना, देखो छठवां रूल कहता है कि जो भी आपके पास में दशमलव घातें होती है ना, डेसिमल पावर्स, उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। जैसे आपके पास हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। ठीक है ना। और इसी प्रकार से 1.23 इंटू 10 टू द पावर 6, इन सब के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको काउंट करने हैं। तो करते हैं। दशमलव वाली घातों को तो आपको देखना ही नहीं है, इनको तो देखना ही नहीं है, ये काउंट नहीं करने आपको। इसके अंदर कितना देंगे, 2। इसके अंदर भी कितना देंगे, 2। इसके अंदर कितना देंगे, 3। ये बात हो गई। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वो क्या बात है, सुनना ध्यान से। अगर कोई भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, और यदि उसका आपको कन्वर्जन करना है, उसका आपको रूपांतरण करना है, तो इस स्थिति में उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे अपन बात करते हैं, देखो जैसे मेरे को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, चलो सबसे पहले अपन चेंज करते हैं इसको। अपन इस नंबर को लेते हैं 1.2300। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, या इसको नहीं लेते हैं अपन कोई दूसरे नंबर को लेते हैं। अपन ने जैसे मान के इसलिए इस वाले नंबर को ले लिया 12300, 12300, इसको लिखना है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1.23 इंटू 1 2 3 4, तो इंटू कितना देगा आपके पास है, 10 टू दी पावर 4। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने बताओ, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3, और इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके पास है, 3। तो ये आपने बिल्कुल एकदम सही लिखा है। यानी इसको अगर आपने इस प्रकार से यू कन्वर्ट किया ना, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको अपन लिखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 50601000 बराबर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5, 5 है। इसको अपन लिख सकते हैं 5.0610 इंटू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। इसके अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके पास है, 5, और इसके अंदर भी कितने SF हो जाएंगे आपके पास में, 5। ठीक है ना। इसके बाद में चलो अपन इसको लिखते हैं, इसको, ठीक है ना, इसको लिखते हैं 0.50200। ठीक है ना। इसके अंदर कितने SF है, 5 है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या इसको अपन लिख सकते हैं 5.02 इंटू 10 टू दी पावर कितना देगा आपके पास में, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, सॉरी भाई इसको एक ही डेसिमल आपने आगे शिफ्ट किया ना, इसको अपन लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस का 1। अब बताओ ये सही है कि गलत है, चलो चेक करते हैं।
इसके अंदर कितने एसएफ है, 1 2 3 4 5, बट इसके अंदर तो कितने 1 2 3, तो क्या आपने सही लिखा है क्या? नहीं, तो ये तो आपने लिख दिया गलत, यानी लिखते वक्त आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में नहीं रखा है। चलो इसको दोबारा से लिखते हैं अपन बराबर, तो ये क्या बन जाएगा ध्यान से 5.0200 इंटू 10⁻⁻1। क्या ये सही है क्या? यस, क्योंकि इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 है, तो ये आपने लिख दिया इस प्रकार से बिल्कुल एकदम सही, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या को आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस स्थिति में कन्वर्जन के दौरान उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो सार्थक अंकों की संख्या वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, सार्थक अंक ज्ञात करने का पहला नियम मैंने आपको बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा नियम देख लो, पांचवा नियम देख लो, छठवां नियम देख लो, और फिर उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर अपन ज्ञात करते हैं तो इस स्थिति में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट के अंदर अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूर्णांकन यानी राउंडिंग ऑफ करना। कई बार क्या होता है कि दशमलव के बाद में जैसे 3 डिजिट अपने को दे रखी है और दशमलव के बाद में अपने को एक ही डिजिट तक आंसर निकालना है, तो इस स्थिति में जो 2 डिजिट्स उनकी आपको राउंडिंग ऑफ करनी होती है। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो काम में ले जाते हैं। वो कौन कौन से नियम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ मैं। तो चलो पहला नियम अपन देखते हैं। सबसे पहला नियम, सबसे पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। जैसे मान के इसलिए आपके पास 8.786 और दूसरा 8. ये आपके पास है 726, और तीसरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से 8.751 और या 6.35001 थर्ड हो गया। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल 8.6500 और एक हो जाएगा आपके पास है 8.7500। राउंडिंग ऑफ के यही नियम है बस, और कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो सबको मैं एक एक को सोल्व करके बताता हूँ नियमों के अंतर्गत। पहला नियम क्या कहता है, सब के अंदर आपको क्या करना है, सब के अंदर आपको दशमलव के बाद में एक स्थान तक रखना है। तो मैं लिख भी देता हूं, तो सब में दशमलव के पश्चात एक अंक तक पूर्णांकन करो। तो क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो ये तो रहा दशमलव, और दशमलव के बाद में एक अंक, यानी इसको तो आपको छोड़ना है और इसकी आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। राउंडिंग ऑफ किसकी करनी है, आपको 8 को करनी है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जिस अंक की आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो वो या तो 5 से छोटा हो सकता है, या 5 से बड़ा हो सकता है, या 5 के बराबर हो सकता है। तो यही आपके पास 3 नियम बनने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो जिसकी आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है, तो ये तो ऑब्वियसली 8 है, तो 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इससे पहले वाले अंक को आपको 1 से बढ़ा देना है, यानी आपको 7 को क्या बना देना है, 8 बना देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 8.8 बस। तो जिस अंक की आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो अगर वो 5 से बड़ा है तो इस स्थिति में पहले वाली डिजिट को आपको 1 से बढ़ा देना है। बहुत आसान हो गया। इससे आसान क्या होगा बताओ, अगला देखते हैं। इसके बाद में ध्यान से दशमलव के बाद में एक स्थान, दूसरे इस 2 का आपको राउंडिंग ऑफ करना है। 2 5 से छोटा है
भाई 2 तो 5 से छोटा होगा, तो इसको डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। आपको इसके साथ के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ये क्या बन जाएगा आपके पास 8.7। लो, तो 5 से बड़ा तो 1 से बढ़ा दो, और 5 से छोटा तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हटा दो इसको। ठीक है, तो बड़ा है तो बढ़ा दो और छोटा है तो एज इट इज रहने दो। अब अगर एग्जैक्टली 5 है तो इसके अंदर दो बातें हो जाती है कि 10 के बाद में 8.7, ये पहली डिजिट होगी, इसको रखना है, इसकी आपको राउंडिंग ऑफ करनी है 5 की। बच्चों 5 की राउंडिंग ऑफ करने के लिए सबसे पहले आप 5 के पीछे देखो। 5 के पीछे अगर 0 के अलावा कुछ भी आपको दिख जाए तो बिना सोचे इससे आगे वाली डिजिट को आपको 1 से बढ़ा देना है। तो यहाँ पे 5 के पीछे 1 लिखा हुआ है, तो 7 को 8 बना देंगे, तो 8 पॉइंट आपके पास 8 बन जाएगा। और अगर अपन देखेंगे यहाँ पे ये जो 5 है, इस 5 के पीछे देखो 0 0 1 है, केवल 0 नहीं है, यानी कुछ तो है। अगर 0 0 0 होता तब तो ठीक है, अगला नियम लग जाता, बट 0 0 1 है, कुछ तो है। तो यहाँ पे इससे आगे वाली डिजिट को 1 से बढ़ा देना है, तो 3 को 1 से बढ़ा देंगे तो आपके पास 6.4 बन जाएगा। ठीक है ना। आगे अपन डिस्कस करते हैं 8.6500। तो ये 10 के बाद में पहली डिजिट, इसकी आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। इसके पीछे देखो कि केवल आपको 0 दिख रहा है, पीछे देख लिया 0 दिख रहा है। अब 0 देख लिया ना, तो फिर आपको आगे देखना है। आगे देखा, अगर सम संख्या मिले तो एज इट इज रहने दो, और अगर विषम संख्या मिल जाए तो उसको 1 से बढ़ा दो। तो समझ में आ गया होगा। 5 से पहले देखो 6 है, और 6 क्या सम, तो अपन एज इट इज रहने देंगे, तो 8.6 ही रहने देंगे। ये आपके पास में 5 हो गया, पीछे 0 0 है, आगे देखो विषम है, 1 से बढ़ा दो, 1 से बढ़ा देंगे तो 8.8 बन जाएगा। बच्चों समझ में आ गई ना बात है। तो देवदान से 5 से बड़ा है तो क्या करते हैं, 1 से बढ़ाते हैं। 5 से छोटा है तो एज इट इज रखते हैं। 5 है तो दो बातें हो जाएगी, 5 के पीछे कुछ है तो 1 से बढ़ाना ही है, 5 के पीछे 0 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इस स्थिति में आपको आगे देखना है। सम है तो ऐसे कैसे छोड़ देना है, और विषम संख्या है तो इस स्थिति में आपको 1 से बढ़ाना है। कितने आसान आसान नियम है, इससे इजी बातें और क्या हो सकती है बच्चों। तो ये आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में राउंडिंग ऑफ है, ये भी आपका फिनिश होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कैलकुलेशन के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस में किस प्रकार से यूजफुल है। तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको समझना है, बिल्कुल सटीक बातें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना, बिना आपको घुमाए, डायरेक्ट बातें अपन करते हैं। देखो, जो बात आपको बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से आपको समझने। देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जोड़ और बाकी में। जैसे मान के इसलिए आपके पास है कई सारी संख्याएं दे रखी है, जैसे 2.306, इसके बाद में 3.52 और इसके बाद में 4.5। ये आपको 3 संख्याएं दे रखी, इन तीनों संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 6 2 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, तो 1 जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास है 10। ये आ गया। तो सबसे पहले आपको जोड़ी जाने वाली जो संख्याएं दे रखी है उनको आपको ऑर्डिनरी तरीके से, सामान्य तरीके से आपको जोड़ना है और आपको उत्तर प्राप्त करना है। इसमें आपको देखना 10 के बाद में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट। इसमें 10 के बाद में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। इसमें 10 के बाद में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट। 3 2 और 1 में से सबसे कम कौन सा हो जाएगा, 1। ये आपके पास है मिनिमम हो गया। तो सबसे कम 10 डिजिट कितनी है भाई, 1 है। तो इस फाइनल आंसर में भी 1 ही होनी चाहिए, यानी जो सबसे कम है ना उसके बराबर आपको 10 डिजिट लेके आनी है। तो आपको इस 3 को ही रखना है। तो आपको बच्चों यहाँ पे 2 की राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, यानी 10 के बाद में 1 ही डिजिट आपको चाहिए, तो इस 2 की आपको क्या करनी पड़ेगी, राउंडिंग ऑफ। और 2 तो सिंपली 5 से छोटा है, तो इसकी राउंडिंग ऑफ तो बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। तो 10.3,
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपके पास जितनी भी डिजिट्स आपको दे रखी है उनको जोड़ो घटाओ, जो भी आपको बोल रहा। सबसे पहले जैसे आप करते हैं ना फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर आपने जैसे सीखा है वैसे आपको करना है, और उसके बाद में आपका जो फाइनल आंसर आ जाए उसकी आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। कहाँ तक? मिनिमम तक। सबसे पहले जोड़ी जाने वाली घटाई जाने वाली संख्या में आप देख लो कि सबसे कम 10 के बाद में अंक किस में है, और उसी के बराबर आपको राउंडिंग ऑफ कर देनी है। बहुत आसान। इसके बाद हम गुणा तथा भाग की बात करते हैं। देखो ध्यान से, गुणा तथा भाग के अंदर जैसे 12.023 ये हो गया, और इसके बाद में इसको अपन लिखते हैं 6.2 गुणा करते हैं इसको अपन। चलो करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करना तो आपको आता ही है। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2, क्रॉस लगा दो। 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, हासिल लगी 1, 6 × 2 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल लगी 1 0, तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा। 6 × 2 12, 12 का 2, हासिल लगी 1, ठीक है ना। 6 एकम 6, 6 और 1 7। इसके बाद 6 8 4 12 का 2, हासिल लगी 1, ठीक है ना। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 2 2 4, 7 का 7, 10 के बाद 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास है 74 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनना ध्यान से। जोड़ और बाकी के अंदर तो आपने 10 के बाद में डिजिट्स देखी है। गुणा और भाग में आपको क्या देखना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना देंगे? SF, और इसके अंदर SF कितना देंगे? इसके अंदर तो देंगे आपके पास 2, और इसके अंदर कितना देंगे? 3 और 2 5। अब ये जो आपका 2 है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिमम। तो इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 2, तो फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 2 ही होनी चाहिए। तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो क्या कर देंगे फिर अपन? ध्यान से देखना, देखो ये जो 5 है ना 74, 2 तो ये हो ही गए। तीसरे का राउंडिंग ऑफ करना है। इस 5 का आपको राउंडिंग ऑफ करना है, 5 का राउंडिंग ऑफ। तो 5 के पीछे देखो भाई, 5 का राउंडिंग ऑफ करना तो मैंने आपको सिखाया है। 5 के पीछे देखो खूब है 4 2 6 खूब लिखा हुआ है। तो इससे पहली वाली डिजिट को आपको 1 से बढ़ा देना है। तो 1 से बढ़ा देंगे तो राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 74, ये 75 बन जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये चीज। तो किसी को मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स, अपन ने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर्स। तो एरर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरर क्या होती है। देखिएगा, अगर अपन किसी भी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, उसका अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट के दौरान कुछ ना कुछ एरर प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कुछ कारणों की वजह से अपने द्वारा मापा गया मान या प्रायोगिक मान इसके वास्तविक मान से कुछ डिफरेंस रखता है, कुछ अंतर रखता है। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो आपकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, आपका जो जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है, जो प्रायोगिक मान और वास्तविक मान, इन दोनों का डिफरेंस है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो ध्यान से देखना। देखो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी त्रुटि की बात करते हैं। तो क्या होती है त्रुटि? तो देखिएगा ध्यान से, तो अपन लिखते हैं त्रुटि। तो त्रुटि बराबर क्या होता है आपके पास में? वास्तविक मान और इस वास्तविक मान को अपन क्या बोल सकते हैं? सत्य मान। इसमें से अपन क्या करते हैं? जो प्रायोगिक मान, यानी इसको अपन बोल सकते हैं मापा गया मान, वो अपन माइनस कर देंगे। तो आपके पास ना त्रुटि आ जाएगी बच्चों। मतलब क्या है इस बात का? जैसे मान के इसलिए मार्कर है, क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने इसकी लंबाई मापने के लिए बोला। पहले बच्चे ने इसकी लंबाई बताई 15.0 सेंटीमीटर,
एक बच्चा बोलता है 15.1 सेंटीमीटर, एक बोलता है 15.2 सेंटीमीटर, एक बोलता है 15.4 सेंटीमीटर, एक बोलता है 14.9 सेंटीमीटर। यानी अलग अलग बच्चों ने इसकी लंबाई है उसको अलग अलग बताया, सबकी जो रीडिंग है वो सेम नहीं आ रही, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनके मापने के दौरान परिस्थितियां वो अलग अलग थी, जिसकी वजह से इनके मापन में कुछ एरर्स आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी एरर होगी। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो प्रायोगिक मान तो ये तो जो अपने द्वारा मापे गए मान है ये तो अपने को मालूम है, बट वास्तविक मान कौन सा है? जैसे अभी 15.0, 15.1, 15.2, 15.4, 14.9, इनमें से वास्तविक मान अपन किसको माने, किस पर अपन ट्रस्ट कर सकते हैं? किसी पे भी नहीं। तो अपन क्या करते हैं भी, इनका समांतर माध्य लेते हैं। क्या करते हैं? समांतर माध्य। और जो समांतर माध्य है उसी को अपन क्या बोलते हैं भी, वास्तविक मान बोलते हैं। तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो प्रैक्टिकल के अंदर आपने एक से ज़्यादा रीडिंग ली है। ज़्यादा रीडिंग अपन क्यों लेते हैं? एरर को कम करने के लिए। तो त्रुटि को कम करने के लिए जो आपके पास पाठ्यांक है ना, उन पाठ्यांकों की संख्या को अपन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो प्रेक्षणों की संख्या को अगर अपन बढ़ा देंगे, पाठ्यांक या जो प्रेक्षणों की संख्या उसको अपन क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ाने से जो त्रुटि है वो क्या हो जाती है बच्चों? घट जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भी, ठीक है ना। तो या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि त्रुटि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और n क्या होते हैं आपके पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी। जैसे मान के इसलिए कोई भौतिक राशि है a, और इस a को कई सारे स्टूडेंट्स ने मापा, n बच्चों ने मापा। पहला बच्चा जब इसको मापता है तो इसका मान बताता है a1, दूसरा बच्चा इसका मान बताता है a2, तीसरा बच्चा इसका मान बताता है a3, चौथा बच्चा इसका मान बताता है a4, और डॉट 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 nवां बच्चा वो इसका मान बताता है an, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट्स इस भौतिक राशि का मान अलग अलग बताते हैं। तो ये तो इनकी जो मेजर्ड वैल्यू है, इनके द्वारा मापा गया मान है वो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? a1, a2, a3 डॉट 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 an, इन सब को जोड़ करके n का भाग लगा देंगे, यानी समांतर माध्य ले लेंगे। तो समांतर माध्य ले लेंगे तो ये आपके पास am आ गया। तो इस am को अपन क्या बोल देंगे बच्चों? माध्य मान। और इस माध्य मान को अपन क्या बोल देते हैं? इस माध्य मान को अपन बोल देते हैं वास्तविक मान। वास्तविक मान। अगर क्वेश्चन में आपको वास्तविक मान दे रखा है तो इस स्थिति में आपको समांतर माध्य लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको जैसे मान के चलेगा 5 रीडिंग दे दी कि दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 5 आपको अलग अलग रीडिंग दे दी, और पांचों में से कौन सी रीडिंग है वो वास्तविक मान है ये आपको मालूम नहीं है, तो आप समांतर माध्य ले लेना, उसी को आप वास्तविक मान बोल देना, ठीक है। ये तो वास्तविक मान हो गया। इसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट अपन देखते हैं निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटियां, तो पहली रीडिंग की निरपेक्ष त्रुटि क्या देगी? डेल्टा a1, दूसरी की कितने देगी? डेल्टा a2, तीसरी की कितने देगी? आपके पास है डेल्टा a3 डॉट डॉट डॉट, nv की कितने देगी? आपके पास है डेल्टा an। तो पहली जो रीडिंग है उसकी कितने देगी? आपके पास है am में से a1 को माइनस कर दो, am में से a2 को माइनस कर दो, am में से a3 को माइनस कर दो, और am में से an को माइनस कर दो। यानी आपके पास जो वास्तविक मान आ रहा है वो वास्तविक मान है, मतलब आपके द्वारा जो मापे गए मान है, आपने जो रीडिंग्स आपने प्राप्त की है वो वास्तविक मान से कितना डिफरेंस रखती है। तो वास्तविक मान माइनस जो प्रेक्षित मान है, जो मापा गया मान है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपके द्वारा मापा गया मान वास्तविक मान से छोटा हो, तो इस स्थिति में निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव,
आपके द्वारा मापा गया मान वास्तविक मान से बड़ा, तो इस स्थिति में निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और आपका मान एग्जैक्टली वास्तविक मान के बराबर है, तो इस स्थिति में निरपेक्ष त्रुटि है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो निरपेक्ष त्रुटि है वो क्या हो सकती है बच्चों, ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, और ये जीरो हो सकती है, शून्य हो सकती है। इसके बाद है सेकेंड, ये अपन डिस्कस करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। देखो अब ये जो निरपेक्ष त्रुटि है ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो अपन क्या करते हैं, इनका जो मॉड्यूलस है, इनका जो परिमाण है, क्या इनका परिमाण, उस परिमाण का अपन माध्य लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास है डेल्टा A1 इसका परिमाण, ये आपके पास है डेल्टा A2 इसका परिमाण, ये आपके पास है डेल्टा A3 इसका परिमाण आ गया, डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास है क्या देगा, आपके पास है डेल्टा AN, इन सब का परिमाण, इसको आप जोड़ दो, जोड़ करके फिर उसके बाद में आप एन से डिवाइड कर दो, तो एन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा A बार। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोल सकते हैं। अब यहां पर आपने ध्यान से देखा, देखो प्लस था तो भी प्लस बना दिया, माइनस था तो भी प्लस बना दिया, क्योंकि आपने मॉड्यूलस कर दिया है। तो ऑब्वियसली आपकी जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है वो हमेशा क्या करेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो इसको अपन बोलेंगे हमेशा ये पॉजिटिव होती है बच्चों, यानी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। अब आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो A है, इस A का मान AM से प्लस माइनस डेल्टा A बार, यानी इसका जो मान है ना AM माइनस डेल्टा A बार से AM प्लस डेल्टा A बार के बीच में हो सकता है। AM माइनस डेल्टा A बार से लेकर के AM प्लस डेल्टा A बार तक हो सकता है बच्चों। इसके बाद में इसको नोट कर लें, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर रहा हूं बोर्ड को, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल दी। इसके बाद थर्ड हो जाएगी भिन्नात्मक त्रुटि, या इसको अपन बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो इसको अपन बोल सकते हैं रिलेटिव एरर। बराबर क्या होता है आपके पास डेल्टा A बार, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्यमा। अब ये क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो ये होती है मात्रकहीन होती है, क्योंकि ये अनुपात हो गया ना एक प्रकार का, मात्रकहीन व विमाहीन होती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ हो जाएगी आपके पास प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि है ना, इसको अपन बोलेंगे परसेंटेज एरर। बराबर क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा A बार अपॉन AM इंटू 100 हो जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी आपके पास डेल्टा A बार अपॉन AM इंटू 100, यानी अगर आपने भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आपके पास प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको नोट करनी है। इसके बाद में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। देखो 5 विद्यार्थी एक छड़ की लंबाई मापते हैं। एक छड़ है, उसकी लंबाई मापने के लिए, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई मापने के लिए मैंने 5 स्टूडेंट्स को बोल दिया, 5 अलग अलग स्टूडेंट्स को।
और उनको मैंने अलग अलग प्रैक्टिकल करने के लिए बोल दिया। पहला बच्चा बोलता है कि लंबाई 14.9 है, दूसरा 15.1, तीसरा 15.3, चौथा 15.2 और पांचवा 15.5 सेंटीमीटर मापता है। तो जितनी भी त्रुटियां अब तक अपन ने पढ़ी है वो सारी त्रुटियां आपको याद करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले वास्तविक मान आपको दे नहीं रखा, तो अपन निकाल देंगे एल, ये वास्तविक मान। तो क्या देगा आपके पास L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसके बाद इन सबको मैं जोड़ता हूँ तो कितना देगा 14.9 प्लस 15.1 प्लस कितना देगा आपके पास 15.3, 15.2, 15.5 डिवाइडेड बाई 5। इन सबको जोड़ दोगे तो कितना देगा आपके पास 76 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। और 76 को अगर अपन 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना देगा आपके पास में, तो 15.2 सेंटीमीटर। तो 15.2 सेंटीमीटर इसी को अपन क्या मान लेंगे, वास्तविक मान मान लेंगे। तो यहां से आपके पास है जो वास्तविक मान है वो आपके पास हो जाएगा L बराबर 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद सुनो भाई, निरपेक्ष त्रुटियां याद करते हैं तो डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 और डेल्टा L5। तो डेल्टा L1 कितना देगा 15.2 में से 14.9 को माइनस कर दो तो कितना देगा आपके पास है 0.3 सेंटीमीटर। इसमें से 15.1 को माइनस कर दो तो कितना देगा आपके पास बताओ 0.1 सेंटीमीटर। 15.3 को माइनस कर दो तो कितना देगा आपके पास माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। 15.2 को माइनस कर दो तो 0.0 सेंटीमीटर। 15.5 को माइनस कर दोगे तो माइनस का 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा अभी 0.3, 0.1 माइनस का 0.1, 0.0 और 0.3 सेंटीमीटर माइनस का हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, ये 0 और ये नेगेटिव हो गया। तो निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके बाद एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे जो डेल्टा L बार अपन पता कर लेते हैं। तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेना, तो 0.3 इसके बाद प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.0 प्लस कितना देगा आपके पास है 0.3 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा L बार बराबर कितना देगा, मतलब मैंने यहाँ पे माइनस का साइन कंसीडर नहीं किया है। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 5 इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी 0.16 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 0.16 और 0.16 है तो इसका अपन राउंडिंग ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसमें तो 10 फलों के बाद में केवल एक ही डिजिट है, तो इसमें भी 10 फलों के बाद में एक डिजिट रखनी है। 6 का राउंडिंग ऑफ करेंगे, ये तो 5 से बड़ा हो गया तो 1 को बढ़ा करके अपन 2 कर देंगे। इसको मैं लिख दूंगा लगभग 0.2 सेंटीमीटर। तो अगर आपको L की बात करनी है लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, वास्तविक मान कितना आपके पास है 15.2 और प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.2 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई है 15.2 में से 0.2 माइनस कर दो कितना देगा आपके पास है 15.0 सेंटीमीटर से 15.4 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर आपको चाहिए सापेक्ष त्रुटि, तो सापेक्ष त्रुटि यानी रिलेटिव एरर, तो क्या हो जाएगी आपके पास है डेल्टा L बार अपॉन L। तो डेल्टा L बार कितना देगा, ये मैंने निकाल दिया कितना 0.16 डिवाइडेड बाई L। L कितना देगा आपके पास है 15.2। तो करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी मेरे को ये कैलकुलेशन। तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास हो जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाई 15.2, तो 0.0105 0.0105, ठीक है ना, ये आ गई।
और इसके बाद में अगर आपको चाहिए परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, तो 0.0105 है ना, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितना देगा 1.05%। ये आपके पास प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। तो अगर आपके पास किसी भी भौतिक राशि के कई सारे पाठ्यांक आपको गिवन है, तो उन सारे के सारे पाठ्यांकों को जोड़ करके पाठ्यांकों की संख्या से भाग दे करके आप वास्तविक मान निकाल लें। वास्तविक मान में से आप है ना मापे गए मानों को माइनस करके निरपेक्ष त्रुटियां निकाल दें, इनके परिमाणों का माध्य ले लें, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। और माध्य निरपेक्ष त्रुटि से इस भौतिक राशि की रेंज यानी परास आप बता सकते हैं, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि को आप वास्तविक मान से डिवाइड करके आपेक्षिक त्रुटि निकाल सकते हैं, यानी सापेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो बच्चों अपन डिस्कस करते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो क्या ये टॉपिक देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो अपने को पता है कि फिजिक्स के अंदर अपन कई बार भौतिक राशियों को अपन जोड़ते हैं, कई बार अपन घटाते हैं, कई बार अपन गुणा, कई बार अपन भाग करते हैं, कई बार उनकी अपन जो घाते हैं वो अपन लगाते हैं, ठीक है ना। तो अपन त्रुटियों का जो संयोजन है वो अपन करने वाले हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपके पास में जोड़ व बाकी के कारण। जोड़ और बाकी की अपन बात करते हैं। जैसे आपके पास x बराबर क्या देगा, आपके पास a प्लस b, या आपके पास x बराबर क्या देगा, आपके पास a माइनस b। तो ध्यान से देखना। देखो यहां पर जो x है ना, उसके मापन में जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी आपके पास डेल्टा x बराबर। तो x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि बराबर a में निरपेक्ष त्रुटि प्लस क्या देगी आपके पास b में निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा a प्लस क्या देगा आपके पास डेल्टा b हो जाएगा। इसको अपन प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि त्रुटि होती है वो प्लस माइनस में होती है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो अगर a और b के बीच में प्लस है तो भी यहाँ पे प्लस आएगा, a और b के बीच में माइनस है तो भी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे इसके अंदर x बराबर क्या देगा आपके पास a प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या देगी आपके पास, ध्यान से देखना। देखो परसेंटेज एरर बराबर कितना देगा आपके पास, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो डेल्टा x कितना देगा आपके पास में, बताओ, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और x बराबर कितना देगा आपके पास, a प्लस b इंटू 100 हो गया। इसके बाद में सेकंड अपन देखते हैं। इसके अंदर सेकंड गुणा व भाग के कारण त्रुटि। तो ध्यान से देखना। देखो गुणा व भाग के कारण अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, a गुणा b, या आपके पास x बराबर क्या देगा आपके पास, a अपॉन b। x बराबर कितना देगा आपके पास, a इंटू बी, या x बराबर कितना देगा आपके पास, a अपॉन b, या तो गुणा या भाग। तो इस स्थिति में x के मापन में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, तो x के मापन में जो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, मैं यहां पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि यहां पर तो अपन देखते हैं अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जोड़ और बाकी में, और यहां पर अपन देखते हैं अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नियम है ये बस। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये देखा आपके पास डेल्टा x बाई एक्स बराबर, यह देखा आपके पास डेल्टा a बाई ए प्लस क्या देगा आपके पास डेल्टा b बाई बी।
और यहां पर भी अपन प्लस माइनस का साइन काम में लगा देंगे। मतलब ए और बी के बीच में चाहे गुणा का चिन्ह है तो भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर इन दोनों के बीच में भाग हो रहा है तो भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह ही आएगा। ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड अपन देखते हैं घात के कारण त्रुटि। घात के कारण त्रुटि, तो घात के कारण त्रुटि ध्यान से देखना। देखो x बराबर कितना देगा आपके पास में a की पावर m b की पावर n, या x बराबर कितना देगा आपके पास a की पावर m अपॉन b की पावर n। तो इस स्थिति में आपके पास में जो x है इसके मापन में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, यानी घात में भी क्या देखते हैं अपन, सापेक्ष त्रुटि ही देखते हैं। तो ये आपके पास में क्या देगा डेल्टा x बाई एक्स बराबर, अब घात वाले के अंदर आपको क्या करना है, इसकी पावर है वो इसके आगे ले आनी है, तो m, तो m इंटू कितना देगा आपके पास में डेल्टा a बाई ए, और प्लस n की पावर इसके आगे ले आनी है, तो n इंटू कितना देगा आपके पास में डेल्टा b बाई, इसको अपन लिख देंगे प्लस माइनस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि am इंटू बी एन है कि एक्स बराबर am अपॉन बी एन है, यानी a और b के बीच में चाहे इंटू है चाहे अपॉन है, दोनों ही केसेज में यहां पर आपके पास में प्लस का साइन आएगा। ठीक है ना, बड़ी आसान सी बात है भी। तो ये यहां पे आपको क्या करना है, प्लस का साइन लेके चलना है। ठीक है, ये चीजें होगी। अब जैसे मान के इसलिए आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको ये बता दूं कि अगर क्वेश्चन आएगा एरर में से अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो सबसे ज़्यादा चांसेज है वो घात वाले के बनते हैं। आज तक सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है वो नीट के अंदर इससे पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भी घात वाला। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपके पास है x बराबर कितना देगा आपके पास है a स्क्वायर रूट बी अपॉन सी क्यूब इंटू कितना देगा आपके पास है d। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स बराबर a की पावर कितना देगा 2, तो 2 डेल्टा a बाई ए प्लस b की कितने देगी 1/2, तो 1/2 डेल्टा b बाई बी, और इसके बाद में c की पावर कितनी है 3, तो प्लस कितना देगा आपके पास है 3 डेल्टा c बाई सी, और d की पावर 1 है तो प्लस डेल्टा d बाई डी देगा। मतलब इस प्रकार से जो पावर्स वाला है वो अपन क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की अगर अपन बात करें तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है सबसे पहले सार्थक अंक, उसके बाद में राउंडिंग ऑफ मैंने आपको समझाया, उसके बाद में एरर्स मैंने आपको समझाई। एरर्स के अंदर निरपेक्ष त्रुटि, सबसे पहले वास्तविक मान कैसे ज्ञात करते हैं, फिर निरपेक्ष त्रुटियां कैसे मालूम करते हैं, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर सापेक्ष त्रुटि, फिर उसके बाद में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है ना, ये बातें मैंने आपको बताई। फिर जोड़ और बाकी के कारण त्रुटि, इसके बाद में गुणा और भाग के कारण त्रुटि, और फिर उसके बाद में घात के कारण त्रुटि। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप अच्छे से नोट कर ले। ठीक है ना, इनके नोट्स वगैरह आप तैयार कर ले। ठीक है, इसके बाद में मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। अब चलो मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो टिक करवा देता हूँ। अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ा दिया उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चंस तो वैसे सारे करने हैं आपको, बट अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो क्लास के अंदर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वो वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो अब तक अपन ने जितना भी पढ़ा इसके अंदर जो से स्टेज 1, मतलब ये हुआ कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, करने सारे हैं भी आपको। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, 26, 29, 25, 26, 29, फिर 30, 31, 32, फिर 34, 35, 34, 35, इसके बाद है 37, और उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। ये तो बात होगी स्टेज फर्स्ट की। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्टेज सेकंड की बात करते हैं। स्टेज सेकंड के अंदर देवदान से
स्टेज सेकंड के अंदर 4 6 9, 4 6 9, ठीक है ना। और 4 अगर कर लिया ना आपने तो फिर उसके बाद में आपको 10 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो 10 भी कर लो फिर आप, तो 10 फिर 11 और फिर उसके बाद में 22 23, 22 23 के बाद में 33 37 40, 33 37 40। और इसके बाद स्टेज थर्ड में, स्टेज थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 3, उसके बाद में 10 13 15 17 18 19 19, ये बातें होगी। इसके बाद स्टेज फोर्थ के अंदर, स्टेज फोर्थ के अंदर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इतने तो क्वेश्चन है यार, 6 और मतलब टोटल 12 तो क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन कर लेना वैसे, बट फिर भी 1 2 3 4 सारे इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑल, ठीक है ना। क्योंकि पुराने पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको अपन फिल्टर नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको करने हैं भाई बच्चों, ठीक है ना। तो आपको करने तो वैसे सारे स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको जैसे स्टेज फर्स्ट का दे रखा है कि निम्न में से कौन सी इकाई लंबाई की नहीं है, तो लंबाई की कौन सी इकाई नहीं है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी लंबाई होती है, लंबाई की। पारसेक किसकी होती है, ये होती है समय की होती है, किसकी होती है, समय की होती है, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कुछ क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज बेस्ड है, उसमें उनमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और बाकी क्वेश्चन आपको करनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो मॉड्यूल सोल्व करना, जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में हो जाए वो आसान क्वेश्चन है, जो आपसे एक बार में नहीं हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप स्टार लगा करके रख लेना। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ये बात बता देता हूँ, क्योंकि जब आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको सारे क्वेश्चन वापस सोल्व नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस आपके एक बार गलत हुए थे, जो आपसे एक बार सोल्व नहीं हुए थे, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अपन दोबारा से करेंगे। तो आपका मॉड्यूल मतलब आपको जो फाइल है उसका प्रिंट आउट वगैरह आप ले लेना, और उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह आप अच्छे से टिक कर लेना, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर पर अपन इनमें से कुछ क्वेश्चंस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में अपन जो एरर है उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं और करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।